आमिल एक कदम आगे बढ़ता है, कुछ पढ़ता है और कहता है, मैं इस दुनिया और तुम्हारे साए के दरमियान दीवार हूं। मेरी आवाज़ सुनो। तुम एक परजीवी के सिवा कुछ नहीं, एक नाजायज़ दरनदस जिसका इस हयाती वजूद में कोई हक नहीं, और मैं इस लड़की के जिस्म को हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। इस ख़ानदान ने मुझे इसे वापस लाने के लिए यहाँ बुलाया है, और इंसानी इरादे के मुतलक इख्तियार से इसके शऊर तक तुम्हारी रसाई बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख की जाती है। मैं तुम्हें इसकी आवाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता, मैं तुम्हें इसके जिस्म को मस्ख करने की इजाज़त नहीं देता, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम तहलील हो जाओ। ये जिस्म जिंदा दुनिया का है, ये इस ख़ानदान का है, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस तहखाने को खाली करो, इस लड़की को आज़ाद करो और वापस इसी खला में लूट जाओ जहाँ से तुम रेंगते हुए आए थे। आर्या का जिस्म। इस लम्हे वो अब आर्या का नहीं रहा था। वो साकित रहती है, ऐसा जैसे आमिल के अल्फाज का इस पर कोई असर ही ना हुआ हो। न कोई चीख, न कोई लफ्ज़, न कोई धमकी, सिर्फ एक खौफ से भरपूर खामोशी। इसके हाथ जो सियाह क्रेवन के निशानात से भरे हुए थे, तस्वीर बनाना रोक देते हैं। वो इसी खींचे हुए अंधेरे में खोई रहती है। अचानक एक भारी अनदेखी ताकत आमिल पर हमला करती है और इसे बेरहमी से दीवार पर दे मारती है, इसका गला घोंटते हुए। सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई आवाज़ मदद के लिए बाहर नहीं पहुंचती। वो इस अनदेखी ताकत के हाथों गला गेविनिटी जाने के बावजूद गुस्से से पड़ता रहता है। आमिल की तिलावत जारी रहती है, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ हुआ भारी से भारी होती जाती है। फिर रोशनी बुराई के अंधेरे में दम तोड़ देती है, और एक आवाज़ इंतहाई सफाकी से बोलती है, Death is your only escape. Die. आमिल मुसलसल तिलावत करता रहता है, और ऐन इसी लम्हे छूटी बच्ची आर्या का जिस्म अकड़ जाता है। उसके जोड़ गैर फित्री अंदाज में मुड़ते हैं और वो दीवार पर रेंगते हुए चढ़ जाती है। पादरी इस अचानक हरकत से चौंक उठता है, मगर फिर भी तिलावत जारी रखता है, थका हुआ, तकरीबन बेसांस। वो एक हौलनाक चीख मारती है, इसका जिस्म बिल खाता है और उसकी आंखों में एक शैतानी वजूद जाहिर होता है। एक मंजर जो भुलाया नहीं जा सकता। गाढ़ा सिया धुआं इसके मुंह से निकलने लगता है। इसका जिस्म कमजोर पड़ जाता है। अनजाने की ताकत का आला बनकर वो निढाल हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है, मुकम्मल तौर पर बेहोश। मुझे अब इस शैतानी वजूद की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। शैतानी तवानाई खत्म हो चुकी है। ना ठंडी सांस, ना बोझ। हुआ फिर से सांस लेने के काबिल है, लेकिन ये ना सोचना कि वो वापस नहीं आएगा। अभी के लिए वो वाकई जा चुका है, मगर मोहतात रहना। जैसे ही तुम्हें कोई गैर मामूली चीज नजर आए, फौरन मुझे बताना, वो आमिल कहता है। आर्या के वालिद पूछते हैं, क्या हम तीनों एक लम्हे के लिए बात कर सकते हैं? मैं इस मामले पर तफसील से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, आमिल कहता है, और वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं? आमिल कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस घर में होने वाली माफौक उल फितरत सरगर्मियों, हमारी बेटी की हालत और इस पुरअसरार चीनी की गुड़िया के बारे में जो कुछ जानते हैं सब बताएं, आर्या के वालिद कहते हैं। पादरी की आंखों में ऐसे शख्स की निगाह है जिसने एक अजीम कुर्बानी देखी हो। जिस चीज का तुम सामना कर रहे हो वो तुम्हारी सोच से कहीं आगे है, ऐसी चीज जिसके रास्ते में तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब? आर्या के वालिद कहते हैं। आमिल गहरी सांस लेता है, इसका हाथ हल्का सा कंपता है। फिर वो बोलता है, तुम और तुम्हारा खानदान जिस चीज का सामना कर रहे हो वो बरसों पहले शुरू हुई थी और हमेशा एक हौलनाक सानिहे पर खत्म हुई। ये गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, ये नामालूम अमवात की एक तारीख है। वो बच्चे थे, सब ही सहरजदा होकर इसमें खो गए। कई ने इसके खालीपन पर सवाल उठाया, कई ने इसे मनहूस कहा। सब कुछ एक नन्ही लड़की ईस्टर की जिंदगी से शुरू हुआ।
आयुम कहो, मैं इसे अपने ही में से एक समझे तो। वक्त गुजरा और इस गुड़िया का भी एक नाम हो गया, काली मौत। ईस्टर, वो कौन है और इस गुड़िया की कहानी क्या है? आर्या के वालिद कहते हैं। ईस्टर वो एक तन्हा लड़की थी जिसे बहुत कम उम्री में किताबों के जरिए जादू में दिलचस्पी पैदा हुई। शुरू में ये महज तजस्सुस था जो बाद में जुनून बन गया। वो अपने कमरे में रहकर जादू की मशक करती। वो एक भोली हुई लड़की थी। जब खुश बच्चे धूप में नहाए घास के मैदानों में दौड़ते थे, ईस्टर ने अपना बचपन खो दिया। वक्त गुजरता गया, इसने सिया जादू के बारे में सीखा और इस राह पर चल पड़ी। इसकी माँ रात गए घर आती और ज्यादातर वक्त क्लबों में शराब पीते हुए गुजारती। इसके वालिद इसकी पैदाइश से पहले ही एक कार हादसे में मर गए थे। वो इसे खो चुकी थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इसकी बस एक ख्वाहिश थी, मोहब्बत मिले, कोई उसके साथ वक्त गुजारे, इसके पास रहे, इसकी बात सुने, इसके जज्बात को समझे। इसके पास रीछ का एक नन्हा सा खिलौना था जिससे वो हमेशा बात करती और इसे गिले लगाकर सो जाती। मगर ये काफी नहीं था। आखिरकार एक खिलौना तो सिर्फ एक खाली खौल होता है जो बात नहीं कर सकता। रुको, काला जादू क्यों? और इसे किताबें कहाँ से मिले? वो किताबें पढ़ कैसे सकती थी और क्या किसी ने इसे रोका नहीं? इसने काला जादू नहीं चना था, काले जादू ने इसे चना था। ईस्टर की जिंदगी के पीछे एक अलमनाक माजी है। इसके वालिद की मौत से पहले इसकी माँ हमेशा इसके वालिद से इस बात पर झगड़ती थी कि वो इसकी जिंदगी में और जो कुछ वो कर रही थी मुदाखलत क्यों करता है। ये ईस्टर की पैदाइश से 2 माह पहले हुआ। एक दिन उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। कई दिन गुजर गए। एक दिन इसका बड़ा भाई बावर्ची खाने से अपने कमरे में वापस आ रहा था कि इसने अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा जरा सा खुला देखा और चिराग अब भी जल रहा था। जैसे ही वो इसे बंद करने वाला था, इसने वो चीज़ देखी जिस पर इसे पछतावा हुआ। इसने अपनी माँ को लकड़ी के फर्श पर सुर्ख रंग से कुछ बनाते देखा। पहले इसे समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन जब इसने वो मोमबत्तियाँ अपने वालिद की तस्वीर देखी और गौर से देखा तो इसे एहसास हुआ कि वो एक उल्टा पेंटाग्राम था। वो इस रात सदमे में अपने कमरे में भागा, बिस्तर में घुसा और अपना चेहरा कंबल से ढांप लिया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने अभी क्या मंजर देखा था। अपनी माँ के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई और पूछा, क्या तुम मेरे कमरे के पास से गुजरे थे? वो खामोश रहा, सोने का ड्रामा करते हुए। ये ख्याल कि वो किसी ऐसी तारीक चीज का गवाह बन गया था, इसके कंधों पर भारी था और इस हकीकत के साथ जीने की कोशिश में कुछ दिनों तक इसकी आवाज ही नहीं निकली। चंद दिन गुजरे और फिर एक दिन कुछ गैर मामूली हुआ। इसकी माँ गैर मामूली तौर पर मेहरबान और खुश हो गई, अपने शौहर का बहुत ख्याल रखने लगी, इसे काम पर रुखसत करने लगी। इसका बेटा अपने वालिद का इंतजार करते हुए जागता रहा, खौफजदा हड्डियों तक कांपता हुआ। इसकी नाक की नोक ठंडी थी। फिर अचानक इसकी माँ का फोन बजा और एक खौफनाक खबर सामने आई कि इसके वालिद एक कार हादसे का शिकार हो गए हैं। और इस दिन के बाद इसे पछतावा रहा कि इसने अपने वालिद को अपनी माँ के बारे में और जो कुछ वो कर रही थी क्यों नहीं बताया। वो दोबारा कभी मुस्करा ना सका। इसने फैसला किया कि जब इसकी छोटी बहन इस दुनिया में आएगी वो हमेशा उसके साथ रहेगा, इसे खुश रखेगा और इसे अपनी माँ के हाथों मोहरा नहीं बनने देगा। और वो अपनी माँ से इसके किए की वजह से नफरत करने लगा। एक रात अपने वालिद के जनाजे के चंद दिन बाद इसने अपनी माँ से पूछा, क्या ये तुमने किया था? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो बदतमीज? अपने कमरे में जाओ और पढ़ो, इसने कहा। मैंने पूछा, क्या तुमने अबू को कत्ल किया? इसने अपनी भरी हुई आवाज में दोबारा पूछा। क्या फजूल बात है, इसने कहा। तुम इनकार नहीं कर रही, तो क्या वाकई तुमने उन्हें कत्ल किया? इसने पूछा, सर से पांव तक कांपते हुए। हाँ, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। इसकी आंखों में सफाकी थी। लेकिन क्यों तुमने मेरे अबू को मुझसे छीन लिया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसने बुलंद आवाज में पूछा। वो बहुत शोर करते थे, इसने सर्द लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई। इस रात इसके बेटे ने फैसला किया कि वो अपनी छोटी बहन का ख्याल अपने वालिद की तरह रखेगा और इसे कभी अपनी माँ के हाथों मोहरा नहीं बनने देगा। साल गुजर गए और ईस्टर 4 साल की हो गई।
इसके भाई ने इसे बिस्तर पर सिलाया, शब बखैर कहा और अपनी माँ के कमरे में चला गया। वो हमेशा अपनी माँ के कमरे में जाता और उससे काले जादू के बारे में पूछता। वो जानना चाहता था कि ये क्या कर सकता है और इसे कैसे किया जाता है, और अपनी माँ की बातें एक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता जो इसे इसके कमरे में मिला था। वो इसे इसके खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा था। ये इसके लिए तकलीफ दे था, मगर अपने वालिद का नुकसान इसे अंदर से जला रहा था। ईस्टर नींद से जाग गई, घर में घूम रही थी, फिर अपनी माँ के कमरे के सामने रुक गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए वो अंदर चली गई। काला जादू, ये क्या है? इसने पूछा। इसका भाई कुर्सी से उछल पड़ा और अपनी माँ को कुछ कहने से रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ये वो चीज़ है जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करती है और तुम्हें वो सब दे सकती है जो तुम चाहो, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। ईस्टर का भाई फौरन अपनी बहन को अपनी माँ से दूर उनके कमरे में सुलाकर ले गया। वो 4 साला बच्ची पर उन अल्फाज के असर से बेखबर था जिसे इसकी माँ ने नज़रअंदाज कर रखा था। वक्त गुजरता गया और ईस्टर 8 साल की हो गई। इसका भाई ज्यादा मसरूफ हो गया क्योंकि इसने काम शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद वो सीधा उन चीज़ों को बेचने चला जाता जो इसे सड़कों पर मिलने वाली बोतलों और डब्बों को रिसाइकल करने से हासिल होती, अपने और अपनी बहन के लिए एक खुशगवार जिंदगी बनाने की कोशिश में। इस वक्त ईस्टर उन दिनों अपनी माँ के असर में रहती थी, जब वो जल्दी घर आती और घर पर रहती। उनके घर की किताबें पिछले मालिकान छोड़ गए थे। ईस्टर ने पढ़ना अपने भाई और स्कूल से सीखा। वो जादू की जुबान और उन अलामतों को नहीं समझती थी, मगर उन्हें गौर से देखती, और जब उसकी माँ घर पर होती तो इससे पूछती, मगर उसकी माँ इसे जवाब नहीं देती थी, बल्कि कहती, मुझसे बात ना करो, मेरे पास तुम्हारी बेवकूफ़ ख्वाहिशों से निपटने से ज्यादा अहम काम है। फिर इसी वक्त इसे अपनी माँ के बरसों पहले कहे हुए अल्फाज याद आए, ये वो चीज़ है जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करती है। ये इसके मुस्तकबिल के अमाल का मोड़ बन गया। अब वापस हाल में आते हैं जहां में था। इसकी किस्मत की घड़ी टुक टुक करती रही और एक दोस्त की ख्वाहिश मजीद मजबूत होती गई। एक रात मजीद किताबें तलाश करते हुए इसे अपने बिस्तर के नीचे एक पुरस्रार गर्द आलूद पुराना संदूक मिला, जैसे वो इसका इंतजार कर रहा हो, तकरीबन जैसे वो पहले ही अपने मालिक का इंतखाब कर चुका हो। जब वो इसे खोलती है तो वो वहाँ है। वो खोखली आंखें देख रही थी, इंतजार कर रही थी, पुकार रही थी, हालांकि वो सिर्फ एक खाली खौल थी। ईस्टर किसी तरह इसमें खुद को देखती है, जैसे वो कह रही, हम एक ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सब टूटे हुए, सब तारीख। आओ वदा करें कि कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद से वो एक ऐसी चीज़ से वदा करती है जिसके रास्ते में इसे कभी नहीं आना चाहिए था। ये गुड़िया काले जादू में डूबा हुआ एक आला और तजर्बा थी। इसका हर जोड़, बालों की हर लट, उन सब की सरगोशियाँ अपने अंदर लिए हुए थी। जिन लोगों ने इसे शुरू किया था वो इसे कभी ख़त्म न कर सके। उन्होंने इसकी गर्दन से एक धागा बांधा, मगर वो बगैर ताले की जंजीर की तरह था। किसी भी ढेले सिरे पर वो टूट सकता था। इस वक्त ईस्टर को मालूम नहीं था कि वो किस चीज़ में उलझ रही है। वो अब तक जमा की गई मालूमात इस्तेमाल करती है, अपने खून से उल्टा पेंटाग्राम बनाती है, गुड़िया को दरमियान में रखती है, 3 मोमबत्तियां जलाती है और पूरी अकीदत से अपनी ख्वाहिशें दोहराती है। अगरचे वो जुमले नहीं दोहराती जो इसे दोहराने थे। इस रात कुछ बदल जाता है। धागा अब वहाँ नहीं था। वक्त गुजरता गया। ईस्टर गुड़िया से इतनी जल गई कि वो अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं रही थी। वो कमरे में बंद रहती, अपने इर्द गिर्द से बेखबर। इसका भाई इसे अजीब समझने लगा और जब भी वहां से गुजरता इसे किसी नामालूम चीज से बात करते देखता। जब वो दरवाजा खोलता तो वो गुड़िया को अपने सामने पकड़े होती, इसकी आंखें गुड़िया पर जिमी होती। वो इससे गुड़िया लेने की कोशिश करता और जब भी ऐसा करता इसका जिस्म ठंडा पड़ने लगता और वो जर्द हो जाती, जैसे गुड़िया खामोशी से इसकी जिंदगी खा रही हो। इसलिए इसने ऐसा करना छोड़ दिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और उसकी हालत मजीद बिगड़ती गई। वो एक गुड़िया जैसी हो गई। इसने खाना छोड़ दिया क्योंकि वो मुंह में कुछ भी डालती तो कै कर देती। इसका जिस्म दुबला हो गया और उसकी जिल्द खुरदरी और ठंडी थी। इसकी आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के पड़ गए और उसका जिस्म दागों से भर गया।
इसका भाई हर रात रोता, ये समझ नहीं पाता था कि क्या करे। कोई डॉक्टर, कोई भी ये मालूम नहीं कर सका कि इसके साथ क्या हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये कमजोरी की वजह से है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? इसने इससे दागों के बारे में पूछा और उसने कहा यह दोस्ती के मुआहदे का हिस्सा था। माँ ठीक कहती थी, आखिरकार अब मेरी एक दोस्त है। मैं खुश हूं, अब मैं मुस्करा भी सकती हूं। इसी लम्हे इसे सब कुछ समझ आ गया। मेरी प्यारी नन्ही ईस्टर, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत बहुत अफसोस। इस रात इसकी छोटी बहन इस दुनिया से चली गई, बिल्कुल इस खामोश लड़की की तरह जो वो थी। इसे एक ऐसे पछतावे और याद के साथ छोड़ गई जिसे वो कभी भला इससे जाग ना सका। वो खुद से नफरत करने लगा, मगर वो अपनी बहन की मौत को बेमकसद नहीं जाने देना चाहता था और एक अजीम आमिल बनने और इस सब को ख़त्म करने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी। वक्त गुजरता गया मगर वो फिर नाकाम हो गया। कसूर का बोझ इसे खामोशी से अंदर ही अंदर खाता रहा। आपको इतनी तफसीलात कैसे मालूम है? आमिल ने एक गहरी आह भरी और कहा, क्योंकि मैं वो बदकिस्मत भाई हूं जो अपने ही घर में अपनी छोटी बहन को भी नहीं बचा सका। एक आंसू उसके रुखसार पर बह गया और उसने फौरन इसे पूछ दिया, La 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 la. If I said I wanted to possess you, how would that make you feel?